नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स दिस वीक में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते की कोर्ट से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर और हाई कोर्ट और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। मनीष सिसोदिया को 7 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। ईडी ने सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी थी। वहीं जमानत पर फैसला 21 मार्च को होगा। शराब घोटाले मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सुनवाई हुई। प्रवर्तन निदेशालय ने आप नेता मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया। सभी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने सिसोदिया को 7 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा। वहीं सिसोदिया की जमानत याचिका पर 21 मार्च को सुनवाई होगी। ईडी ने सुनवाई के दौरान दावा किया कि आबकारी नीति तैयार करने के पीछे साजिश थी। शराब नीति में नियम बदलकर कुछ खास लोगों को 6% की जगह 12% लाभ पहुंचाया गया। सिसोदिया से पूछताछ के लिए रिमांड जरूरी है। ईडी ने कोर्ट में कहा कि मनीष सिसोदिया और के कविता संपर्क में थे। ईडी ने दावा किया कि इस नीति से दक्षिण की कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया, बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया। सिसोदिया के कहने पर शराब नीति के नियम बदले गए, अवैध कमाई की व्यवस्था बनाई गई, थोक व्यापार का हिस्सा खास लोगों को दिया गया, 6% की जगह 12% का मार्जिन दिया गया, डिजिटल सबूत मिटाए गए, शराब पीने की उम्र कम की गई। ईडी ने कहा कि 12% मार्जिन के सवाल पर सिसोदिया गलत जवाब दे रहे थे। इस घोटाले में 219 करोड़ रुपए की ट्रेल मिली है। हमें पूरी कार्यप्रणाली की जांच करने और अन्य आरोपियों के सामने पूछताछ की जरूरत है। सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए 10 दिन की रिमांड मांगी है। ईडी ने कहा कि सिसोदिया का कई लोगों से आमना सामना कराएगी। ईडी ने बताया कि सिसोदिया ने कई व्यापारियों को लाभ पहुंचाया है। सिसोदिया के वकील ने कोर्ट में कहा है कि जब सरकार की पॉलिसी बनती है तो कई स्तरों से गुजरती है। चुनी हुई सरकार के अलावा संबंधित विभाग, वित्त विभाग से होते हुए मसौदा उपराज्यपाल के पास जाता है। पूरी प्रक्रिया के बाद एलजी ने भी पॉलिसी को देखा, समझा और मंजूरी दी। एलजी ने जो शिकायत की है वो टेंडर जारी होने के बाद की है, पहले नहीं की। यहाँ एजेंसी टेंडर जारी होने से पहले की बात कर रही है। सिसोदिया की ईडी द्वारा गिरफ्तारी पर उनके वकील दयान कृष्णन ने सवाल उठाए। वकील ने कहा कि हमारी जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी। इससे पहले ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इससे पहले ईडी ने उन्हें कभी समन जारी नहीं किया था। सिसोदिया के वकील ने कहा कि ईडी को दिखाना होगा कि पैसा सिसोदिया के पास गया, वो दिखा दें कि 1 रुपया भी उनके पास गया। पीएमएलए जैसे सख्त कानून का फायदा लेने की कोशिश की है ताकि आरोपियों को जमानत न मिल सके। दरअसल सीबीआई ने 26 फरवरी को दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सीबीआई की 7 दिन की हिरासत के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सिसोदिया से तिहाड़ जेल में ईडी ने पूछताछ भी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार और हत्या के दोषी को राहत दी है। कोर्ट ने पाया कि जुर्म के वक्त वह नाबालिग था। ऐसे में अदालत ने दोष तो बरकरार रखा लेकिन मृत्यु दंड को रद्द किया। किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत सजा की अधिकतम सीमा 3 साल है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में नाबालिग के बलात्कार और हत्या के दोषी एक व्यक्ति की मौत की सजा को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि अपराध के समय दोषी किशोर था। ट्रायल कोर्ट ने उसे मृत्यु दंड दिया था, जिसकी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुष्टि की थी और जिसके बाद उसने शीर्ष अदालत में संपर्क किया। दोषी की अपील जब सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी, उसी समय उसने अपनी एक आवेदन के जरिए अपनी किशोर उम्र का दावा किया। सुप्रीम कोर्ट ने तब ट्रायल कोर्ट से दोषी व्यक्ति की ओर से किए गए दावे के बारे में पूछताछ करने के लिए कहा। ट्रायल कोर्ट ने बताया
बताया कि दोषी की जन्म तिथि निर्णायक रूप से 25 जुलाई 2002 साबित हुई। इसका मतलब ये था कि अपराध की तारीख यानी 15 दिसंबर 2017 को वो 15 साल का था, क्योंकि अधिकतम सजा जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार एक किशोर को दी जा सकती है वो 3 साल की कैद है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको दी गई मृत्युदंड की सजा को रद्द कर दिया और उसे रिहा करने का आदेश दिया, क्योंकि वो पहले ही 5 साल कारावास में रह चुका था। अदालत ने हालांकि कहा कि सत्र न्यायालय में किया गया ट्रायल और सजा को कानून में खराब नहीं माना जाएगा, भले ही बाद में उस व्यक्ति को किशोर मान लिया गया हो। जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने ये केवल सजा का प्रश्न है, जिसके लिए किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों को आकर्षित किया जाएगा। ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी की किशोरता के बारे में रिपोर्ट किए जाने के बाद बेंच ने निम्न मुद्दों पर विचार किया। सेशन कोर्ट के पास अधिकार क्षेत्र के अभाव के कारण क्या ट्रायल खराब माना जाएगा और क्या केवल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही मौजूदा मामले में अपराध की जांच कर सकता था? अगर JJB ने जांच नहीं की तो क्या पूरी कार्यवाही को रद्द करने की आवश्यकता है या 2015 अधिनियम के अनुसार केवल सजा पर विचार की आवश्यकता होगी? अदालत ने उल्लेख किया कि 2015 अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के अनुसार अदालत ने पाया कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया था, यदि उसे अपराध की तारीख पर किशोर पाया जाता है तो उचित आदेश और सजा के लिए मामले को JJB को भेज दिया जाएगा और कोर्ट की ओर से कोई आदेश और सजा दी गई हो तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। इस प्रकार अदालत ने सजा को बरकरार रखा और मौत की सजा को रद्द कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग या NCDRC ने बिल्डर को फ्लैट का कब्जा देने में हुई देरी के लिए मुआवजा देने का निर्देश दिया है। कंपनी ने अप्रत्याशित घटना या एक्ट ऑफ गॉड की दलील दी थी। बता दें आपको कि जिसे खारिज किया गया और फ्लैट खरीदार को ब्याज समेत मुआवजा देने का निर्देश दिया। बिल्डर को हर फ्लैट खरीदार को ये फैसले की जानकारी देनी होगी और वेबसाइट पर भी जानकारी डालनी होगी। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग या NCDRC ने फ्लैट धारक को राहत दी है। जस्टिस रामसूरत राम मौर्य पीठासीन सदस्य और डॉक्टर इंदरजीत सिंह की खंडपीठ ने बिल्डर के अप्रत्याशित घटना के तर्क को खारिज कर दिया है और देरी के लिए फ्लैट खरीदार को मुआवजा देने का निर्देश दिया। कानूनी शब्द अप्रत्याशित घटना या एक्ट ऑफ गॉड ऐसी स्थिति है जो किसी भी अप्रत्याशित परिस्थितियों के मामले में अनुबंध के लिए पार्टी की देयता को समाप्त करती है। शिकायतकर्ता को गुड़गांव के सेक्टर 57 में द लेजेंड के नाम से जानी जाने वाली क्लेरियन प्रॉपर्टीज लिमिटेड नामक कंपनी के प्रोजेक्ट में फ्लैट आवंटित किया गया। बिल्डर और फ्लैट खरीदार के बीच हुए समझौते के अनुसार अप्रत्याशित परिस्थितियों के अधीन और सहमत शर्तों के अनुसार समय समय पर सभी भुगतान प्राप्त होने पर फ्लैट के पूरा होने की प्रतिबद्ध तारीख उस टावर के निर्माण की तारीख से 36 महीने या समझौते के निष्पादन की तारीख से बाद की थी जिसमें फ्लैट स्थित है। फ्लैट खरीदार ने तर्क दिया कि कंपनी द्वारा आवंटन रद्द करने की धमकी के तहत स्टाम्प फीस और रजिस्ट्रेशन सहित कुल 72,25,417 रूपए से अधिक भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया। साथ ही बिजली कनेक्शन फीस और अन्य फीस के नाम पर अकारण, निराधार और अवैध फीस वसूल की गई। यह तर्क दिया गया कि अपार्टमेंट सौंपने में 1 वर्ष से अधिक की देरी हुई। कंपनी ने अपने ब्रोशर, वेबसाइट में बताई गई सुविधाओं और सैंपल फ्लैट में दिखाई गई अन्य सुविधाओं को भी नहीं दिया। प्रतिवादी कंपनी बिल्डर ने आपत्ति जताई और शिकायत में अधिकांश आरोपों का खंडन किया। यह तर्क दिया कि NCDRC के पास आर्थिक क्षेत्राधिकार का अभाव है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने कहा कि यह तर्क कि इसमें आर्थिक क्षेत्राधिकार का अभाव है वैध नहीं है। यह पाया गया कि अप्रत्याशित घटना के मुद्दे पर विरोधी पक्षों के तर्क का समर्थन करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। आयोग ने आदेश दिया कि प्रतिवादी पक्षों को कब्जे की प्रतिबद्ध तिथि से कब्जे की पेशकश की तारीख तक शिकायतकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के रूप में विलंब मुआवजे का भुगतान करना चाहिए।
यह भी निर्देश दिया गया कि आदेश के 30 दिनों के भीतर बिल्डर विपरीत पक्ष को अपनी वेबसाइट पर आदेश का विवरण प्रकाशित करना चाहिए और सभी आवंटियों को भी सूचित करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अपहरण के शिकार बच्चे पर अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अपहृत बच्चे को चुप कराने के लिए डराना धमकाना जीवन के लिए खतरा साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। दोनों खतरे को अलग अलग साबित करना होगा, जो कि मौजूदा केस में हो नहीं पाया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों की तुलना में एक अलग रुख अपनाया और धारा 364A के तहत अभियुक्तों के दोष सिद्धि को रद्द कर दिया और दूसरी धारा के तहत उम्र कैद दी है। पीठ के अनुसार वर्तमान मामले में दूसरा घटक यानी कि मौत का खतरा गायब था। यही वजह है कि उन्होंने धारा 364A के तहत दोष सिद्धि को अस्थिर मानना और साथ ही साथ ऐसा करने में उसने SK अहमद बनाम तेलंगाना राज्य में अपने निर्णय पर भरोसा किया। सुप्रीम कोर्ट में अपहृत बच्चे से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें सबूतों की कमी के कारण अपहरणकर्ताओं को राहत दी गई। कोर्ट ने फैसले में कहा है कि अपहृत बच्चे को मदद मांगने से रोकने के लिए डराना, धमकाना, धमकी जिससे कि बच्चा चोटिल हो जाए या मौत हो जाए तो IPC की धारा 364A के तहत सजा को कायम रखने के लिए आवश्यक है। लेकिन अदालत ने दोष सिद्धि में कमी को देखते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। दरअसल 364A IPC फिरौती के लिए अपहरण कहता है कि जो कोई भी किसी व्यक्ति का अपहरण या अपहरण करता है या इस तरह के अपहरण या अपहरण के बाद किसी व्यक्ति को हिरासत में रखता है और ऐसे व्यक्ति को मौत या चोट पहुंचाने की धमकी देता है या फिरौती देने के लिए मजबूर करने के लिए ऐसे व्यक्ति को चोट या मृत्यु का कारण बनता है, मौत की सजा या कारावास, जीवन और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस BV नागरत्ना की खंडपीठ ने फिरौती के लिए एक बच्चे के अपहरण के दोषी 4 व्यक्तियों की धारा 364A के तहत दोष सिद्धि को धारा 363 के तहत अपहरण के हल्के अपराध में बदला। निचली अदालतों ने अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने से पहले इस संदेश को पूरी तरह से संबोधित नहीं किया है। धमकी के तत्व को साबित करने के लिए पीड़ित बच्चे को चुप कराने के लिए उसे डराना धमकाना पर्याप्त नहीं हो सकता। अगर अधिकतम मौत की सजा और न्यूनतम उम्र कैद की सजा की इतनी कम साक्ष्य सीमा है तो 363, 364 और 364A के तहत अपहरण के लिए सजा के बीच का अंतर अर्थहीन हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील अपहरण के एक मामले से पैदा हुआ था, जिसमें 5 अभियुक्त, जिनमें से एक की अपील लंबित रहने के दरमियान मृत्यु हो गई थी। भारत दंड संहिता 1860 की धारा 148 और 364A सहठित धारा 149 के तहत दोषी ठहराया गया था। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट में अपील से पहले पंजाब हरियाणा कोर्ट के अपीलीय क्षेत्र अधिकार का उपयोग किया गया था। अपेक्षित आदेश को बरकरार रखते हुए हाई कोर्ट ने माना कि धारा 364A के सभी पहलुओं को संतुष्ट किया गया है। घटना के तुरंत बाद पीड़ित के पुलिस को दिए बयान की तुलना 2 साल बाद निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए बयान के साथ करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बयान को 3 अंतरों को दर्शाने के लिए संशोधित किया गया था, यानी धमकी के सही समय में बदलाव, जान से मारने की धमकी देने की विशिष्टता और धमकी के पीछे मंशा की चूक। अदालत ने माना एक उचित संदेह से परे साबित नहीं हुआ था। इस प्रकार ये देखते हुए कि उसके पास दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 216 के तहत आरोपों को बदलने की एक व्यापक शक्ति है, जबकि अभियुक्तों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। अदालत ने आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी और अपराध के लिए धारा 364A के तहत दोष सिद्धि को धारा 363 के तहत प्रतिस्थापित किया। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं दलित उत्पीड़न मामले में उड़ीसा उच्च न्यायालय ने फैसला देते SC/ST एक्ट की व्याख्या की और कहा कि अपराध के लिए पीड़ित का या तो जाति के आधार पर अपमान किया गया हो या फिर अपमानित करने का इरादा होना चाहिए, यानी कि इंटेंशन या मंशा जरूरी है। इसके साथ ही कोर्ट ने अधिनियम की धारा 3 के खिलाफ लगाए गए आरोपों को रद्द कर दिया और मामला झगड़े के दौरान मौखिक दुर्व्यवहार का था।
उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कहा है कि जाति के आधार पर अपमान करने के इरादे के बिना किसी झगड़े के दौरान जाति के नाम के साथ अचानक गाली देना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 या ST/SC एक्ट के तहत एक अपराध नहीं होगा। न्यायमूर्ति R.K. पटनायक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अपराधी द्वारा SC/ST अधिनियम के तहत किए जाने वाले अपराध के लिए पीड़ित का अपमान करने या अपमानित करने का इरादा होना चाहिए। इस पहलू पर न्यायालय ने हितेश वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत एक अपराध तब तक स्थापित नहीं किया जाएगा जब तक पीड़ित को उसकी जाति के आधार पर अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है। अदालत ने ये भी नोट किया कि जिस व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि उसकी जाति के कारण याचिकाकर्ताओं द्वारा मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया गया था, उसने मामला दर्ज नहीं किया था। इन कारकों के मद्देनजर उच्च न्यायालय ने 2 व्यक्तियों के खिलाफ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3 के खिलाफ लगाए गए आरोपों को रद्द कर दिया, जिन्होंने अन्य प्रार्थनाओं के साथ ही याचिका दायर की थी। ये मामला 2017 की एक घटना से जुड़ा था, जब याचिकाकर्ता कुछ अन्य लोगों के साथ विवाद में शामिल हो गए थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार शिकायतकर्ता घर लौट रहा था, तब याचिकाकर्ताओं आरोपी द्वारा उसे गंदी भाषा में गाली दी गई, हमला किया गया और आतंकित किया गया। इसके चलते अन्य लोग मौके पर पहुंचे और शिकायतकर्ता को बचाने के लिए हस्तक्षेप करने की कोशिश की। पीड़ित, जो कि अनुसूचित जाति से संबंधित थी, ऐसे हस्तक्षेप करने वालों में से एक थी। ये इस मोड़ पर था कि याचिकाकर्ताओं में से एक ने कथित रूप से पीड़ित को आपराधिक रूप से धमकाया और उसकी जाति पर आक्षेप लगाया। इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने कहा कि ये मान लेना बहुत बड़ी बात है कि याचिकाकर्ताओं का इरादा पीड़ित को उसकी जाति के आधार पर अपमानित करने का था। अदालत ने कहा कि ये दावा करना कि ये मौके पर मौजूद गवाह का अपमान करने या अपमानित करने के इरादे से किया गया था और विशेष अधिनियम के तहत कथित अपराध किए गए हैं, ये चीजों को बहुत दूर तक खींचने और अनुचित होगा। इसलिए अदालत ने आरोपी के खिलाफ SC/ST अधिनियम के आरोपों को खारिज कर दिया। हालांकि अदालत ने भारतीय दंड संहिता के तहत मामले में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए अन्य आरोपों को खारिज करने से इंकार कर दिया, जिसमें चोट पहुंचाना और आपराधिक धमकी देना शामिल था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग पत्नी से संबंध बनाने के मामले में रेप के आरोपी पति को बरी कर दिया। आरोपी पति को हाईकोर्ट ने रेप में दोषी करार दिया था, जिसके खिलाफ आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने रेप मामले में पति को दिए गए अपवाद के आधार पर पति को बरी कर दिया। रेप की परिभाषा में प्रावधान है कि अगर पत्नी की उम्र 15 साल से ऊपर है तो मैरिटल रेप में पति को अपवाद में रखा गया, यानी पति के खिलाफ रेप का केस नहीं बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवाई की अगुवाई वाली बेंच ने सामने ये मामला आया है और दरअसल बताया भी जा रहा है कि आरोपी को पॉक्सो के तहत दोषी करार दिया गया था, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने मामले को रेप में बदलते हुए दोषी करार दिया। कोर्ट ने कहा कि चूंकि पॉक्सो कानून 2012 में प्रभाव में आया है और ऐसे में ये पहले के मामले में लागू नहीं होगी। हाईकोर्ट ने कहा है कि चूंकि पीड़ित नाबालिग है और 16 साल से कम उम्र के है, ऐसे में शारीरिक संबंध के लिए उसकी सहमति के कोई मायने नहीं है और आरोपी पति को रेप में दोषी करार दिया। गौर करने वाली बात यह है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की की सहमति से भी संबंध बनाया जाना रेप है और इस कानूनी प्रावधान को हाईकोर्ट ने मद्देनजर लिया है। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लड़की ने हलफनामा दिया है और कहा है कि उसने आरोपी के साथ शादी की थी और उसके बीच सहमति के संबंध बने थे और उनका एक बच्चा भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेप की परिभाषा IPC की धारा 375 में दिया गया है और उसमें मैरिटल रेप को अपवाद की श्रेणी में रखा गया है। पत्नी की उम्र अगर 15 साल से ऊपर है तो पति के खिलाफ रेप का केस नहीं दर्ज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मौजूदा मामले में पत्नी और पति के बीच संबंध बने थे और पत्नी की उम्र 15 साल से ज्यादा थी, ऐसे में रेप का मामला नहीं बनेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्कूलों में खेल के मैदानों और स्कूल जाने वाले छात्रों के लिए अच्छे माहौल की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। जस्टिस एमआर शाह और बीवी नागरत्ना की पीठ ने स्कूल के खेल के मैदान के लिए निर्धारित कुछ भूमि से अतिक्रमण हटाने का आह्वान करते हुए इस पहलू पर ध्यान दिया। न्यायालय ने पाया कि इस तरह के अतिक्रमण के कारण जमीन से सटे एक स्कूल में खेल का मैदान नहीं था। पीठ ने टिप्पणी करना जारी रखा, इसीलिए बेंच ने उन लोगों को निर्देशित करने के लिए कार्रवाई की जिन्हें अवैध रूप से जमीन के भूखंड पर कब्जा करने के लिए 12 महीने के भीतर क्षेत्र खाली करने या उनके अनधिकृत निर्माणों को हटाने का सामना करना पड़ा। ये फैसला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 2016 के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार की अपील पर आया, जिसने स्कूल के पास अतिक्रमण को नियमित करने का मार्ग प्रशस्त किया था। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादियों ने अतिक्रमित भूमि पर कब्जा छोड़ने के बजाय ग्राम पंचायत को दोगुनी भूमि देने की पेशकश की थी। ऐसे अन्य व्यक्तियों ने भूमि के बाजार मूल्य का भुगतान करने की पेशकश की थी। इससे पहले एक स्थानीय आयुक्त ने एक रिपोर्ट दायर की थी जिसमें यह स्थापित किया गया था कि उत्तरदाताओं और अन्य कब्जाधारियों के पास भूमि पर अनधिकृत कब्जा था। उच्च न्यायालय ने निर्देश के बाद मामले का निस्तारण कर दिया था कि संबंधित अधिकारी जहां भी संभव हो अतिक्रमित भूमि पर आवासीय भूखंडों से खाली क्षेत्रों को अलग कर सकते हैं और स्कूल के उपयोग के लिए खाली भूखंडों का उपयोग कर सकते हैं। अनधिकृत कब्जे को वैध बनाने के लिए अधिकारियों को वैकल्पिक भूमि या अतिक्रमित भूमि के लिए बाजार मूल्य के दिए जाने के उत्तरदाताओं के प्रस्ताव का लाभ उठाने का विकल्प भी दिया गया था। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।